महत्वपूर्ण शब्दों का स्पष्टीकरण, यानी कि लेखाक्रम में, लेखांकन में जो जो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं वो कौन कौन से हैं। इनमें से तमाम शब्द ऐसे हैं जो मैंने शुरुआत के दिनों में अभी तक जो चीजें डिस्कस की है उसमें बता दिया है। तो जो शब्द आपको आते हैं वो आप मुझे पहले ही बता दीजिएगा कि सर हमें ये आता है, और आगे बढ़ जाइए तो समय हमारा बचेगा। और वैसे भी जो चीजें आपको आती हैं वो रिपीट करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। पूंजी आप सभी लोग समझते हैं क्या, कि पूंजी क्या होती है? कौन कौन समझता है पूंजी क्या होती है? कोई बता सकता है आप में से? वह धनराशि या माल हो सकता है, स्टॉक हो सकता है। स्टॉक को हम रहतिया भी बोलते हैं, माल भी बोलते हैं। माल मतलब स्टॉक, ठीक है, जो आप जिसमें आप बिजनेस करते हैं वह कमोडिटी माल स्टॉक कहलाती है। या कोई संपत्ति या असेट, जो व्यापारी के पास जितना धन है, जितना माल है पहले से, या उसकी कोई संपत्तियां हैं, जैसे उसकी कोई बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, ये सब एक साथ मिला लीजिए तीनों को, तो ये जो कहलाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पूंजी। ठीक है, यह है वह धनराशि या माल या संपत्ति होती है जिसे व्यवसाय का जो स्वामी है, मालिक जो है, वो व्यवसाय में लगाता है। ठीक है, यानी कि जिस राशि से वह व्यापार शुरू करता है। ये केवल धन ही वो जरूरी नहीं, ये माल के रूप में भी हो सकता है और संपत्तियों के रूप में भी हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चालू व्यवसाय यानी कि जो करंट रनिंग बिजनेस है, यहाँ रनिंग बिजनेस जैसे बोलेंगे, रनिंग बिजनेस में कुल संपत्तियों में से जो बाहर की देय धनराशि है, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों को बताई थी अगर आपको याद हो। ठीक है, तो उसमें बताया था कि टोटल असेट आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यहाँ पूंजी हमें निकालनी है, तो जो हमें निकालना है वैसे हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, आपको पता ही है। एलएचएस क्या है? कैपिटल। और टोटल असेट में से जो टोटल लाइबिलिटीज है वो घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। कोई समस्या है किसी को? दायित्व या देय धन क्या होता है? अब जो कैपिटल यानी कि निकाली थी तो टोटल असेट में से टोटल लाइबिलिटीज आपने घटाई थी। सवाल यही है कि लाइबिलिटीज क्या होते हैं। तो ये आप देखेंगे कि टोटल लाइबिलिटीज अगर निकालनी है तो इसी का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया गया है। टोटल लाइबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट माइनस कैपिटल। आपको पता है ना कि कैपिटल इस साइड में आ गई, इधर ये, तो भाई तो ये माइनस में हो गई। टोटल एसेट तो इधर से ही, टोटल लायबिलिटी जब इधर से इधर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो क्या ये वाला सेकेंड वाला फार्मूला समझ में आता है सभी को? टोटल लायबिलिटीज आर इक्वल टू टोटल एसेट माइनस कैपिटल। अब यहाँ पर है कि वह धन जो व्यापारी को दूसरों को चुकाना है यानी कि देना है, वही दायित्व है। ठीक है, यानी कि फर्म के अतिरिक्त जो अन्य पक्षकारों को, अन्य पक्षों को आपको जो देना है वह लायबिलिटी है। लाइबिलिटीज जो होती हैं यानी कि दायित्व, ये दो तरह के होते हैं, चालू दायित्व और स्थायी दायित्व। चालू दायित्व वह होते हैं जिनका भुगतान आपको 1 वर्ष के अंदर अंदर करना है। 1 वर्ष आप जानते हैं 12 महीने, 12 महीने से कम की कोई भी ड्यूरेशन। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा चालू दायित्व। इसके उदाहरण अगर आप जाने, आपके ऊपर जो देय बिल होते हैं, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, कोई बता सकता है बच्चा आप में से? इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार। इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध आपके लेनदारों से होता है। अगर इतना क्लू काफी हो, कोई बोल सके तो अच्छा लगेगा। कौन बताएगा? एनीवन? प्लीज कैमरा ऑन कर लो सारे बच्चों। सर जो मतलब थोड़ी सी धनराशि हम किसी को देते हैं और जिसको देते हैं वो उस धनराशि को वापस देने में समर्थ होता है, मतलब और कम समय में। देखिए, वह सहमत अगर होगा और आप अगर उसे कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वह उस पे साइन करके जब आपको देगा तो वह दायित्व तो नहीं होगा, वो आपकी संपत्ति हो जाएगी। और वो संपत्ति में यहाँ पर आएगी बाद में अस्थायी संपत्ति, आप नीचे देख सकते हैं। इसमें उसे प्राप्य बिल कहा जाता है, जो आप अपने देनदार पर लिखते हैं। इसी का उल्टा है देय बिल। जब आपके जो लेनदार होते हैं, लेनदार कौन होते हैं ये भी जान लीजिए। लेनदार कौन होते हैं, कौन बताएगा? ये लेनदार हैं, क्रेडिटर्स इन्हें बोलते हैं। लेनदार वो लोग होते हैं जिनसे आप उधार माल खरीदते हैं। जब आप किसी से उधार माल खरीदेंगे तो उसका पैसा तो लेने का उसका अधिकार होगा ना, तो वो आपका लेनदार हो गया। लेकिन वह ये चाहता है कि भाई कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट उसके पास हो जाए कि इतने समय बाद जो उसका पैसा है आप उसे दे देंगे। तब वह आप पे एक कागज पे लिख के देता है कि इतने पैसे आज से 2 महीने बाद आप मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पे कर दीजिए। ठीक है, पे दिस मच मनी टू मी
आर माई ऑर्डर, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड, जिसका प्रतिफल, कंसिडरेशन माने प्रतिफल आप पा चुके हैं। ये लैंग्वेज होती है इसकी। मैं लैंग्वेज एक बार फिर से बोल देता हूँ। मेरे द्वारा या मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को 10,000 रुपए आज से 2 महीने बाद भुगतान कर दीजिए, प्रतिफल आप प्राप्त कर चुके हैं, या जिसका प्रतिफल आप प्राप्त कर चुके हैं। हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा। अंग्रेजी में अगर जानना चाहें तो अंग्रेजी में लिखा जाएगा पे टू मी और माई ऑर्डर ₹10,000 आफ्टर 2 मंथ फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड और फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज रहती है। इसे हम आगे जब पढ़ेंगे तो पूरी लैंग्वेज और पूरा फॉर्मेट आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता चले कि इसके कंटेंट ये होते हैं कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मुझे दो या मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को दो इतना पैसा इतने समय बाद। जब वो उस पर साइन कर देता है तो हम श्योर हो जाते हैं कि 2 महीने बाद ये पैसा मिल जाएगा, आज से ठीक 2 महीने बाद इतना पैसा मिल जाएगा। हम भी श्योर हो जाते हैं और हम अपना फाइनेंसिंग प्लानिंग भी कर पाते हैं कि अच्छा ठीक है 2 महीने बाद इतना मिलेगा, 10,000 यहाँ से मिल जाएंगे, सप्ताह भर बाद यहाँ से मिलने वाला है, तो हम अपने बिजनेस का प्लान अच्छे से कर पाते हैं। तो इसे दे बिल बोलते हैं। दे बिल 12 महीने से कम की ड्यूरेशन के ही होते हैं, इसीलिए ये चालू दे कहलाता है। अल्पकालीन ऋण का मतलब भी यही होता है, किसी से आपने कोई ऋण लिया है, उधार लिया है और वो 12 महीने से कम में ही आपको चुकाना है, तो उसे शॉर्ट टर्म लोन कहा जाएगा। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है, डिटेल में अभी बहुत गहराई में नहीं जानेंगे, इतना जान लीजिए कि बैंकों में कुछ ऐसे अकाउंट आप खुलवाते हैं जिन्हें चालू खाता कहा जाता है, करंट अकाउंट, इन्हें व्यापारी ही खुलवाते हैं, और इन पर आपका पैसा जितना जमा है, किसी एक दिन आप जितना जमा धनराशि है उससे भी ज्यादा पैसा यूज कर सकते हैं। लेकिन कितना ज्यादा यूज कर पाएंगे ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपने बैंक के मैनेजर से कितने अतिरिक्त धन को यूज करने की परमिशन ली है। तो जितना अतिरिक्त धन आप यूज करने की परमिशन ले लेते हैं बैंक मैनेजर से, उसे बोला जाता है ओवरड्राफ्ट लिमिट, यानी कि अधिविकर्ष की सीमा। और उसमें से आप जितना यूज कर लेते हैं उसे अधिविकर्ष राशि बोला जाता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट अमाउंट बोला जाता है, या ओवरड्राफ्ट मनी भी कह सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि जैसे आपके खाते में मान लिया करंट अकाउंट में 10 लाख जमा है, तो हर दिन आपको कई सारे लोगों से पेमेंट मिलते हैं आपके बैंक अकाउंट में। जब आप बड़ी संस्था चला रहे होते हैं तो डायरेक्टली लोग आपके खाते में पैसा जमा करते हैं, और कई लोगों के चेक हैं जो आप काट के उन्हें देते हैं, तो आपके चेक का पैसा भी एडजस्ट होता रहता है। तो किसी दिन मान लिया बाई चांस ऐसा हो कि आपके जो चेक हैं उनका विड्रॉल ज्यादा हो और पेमेंट कम आए, और मान लिया आपके खाते में 10 लाख ही थे और हुआ ये कि आपके खाते में 10 लाख जो थे वो चले गए, उस दिन पेमेंट कम आया, पेमेंट गया ज्यादा, बाई चांस ऐसा हो सकता है। तो आप 2 लाख तक की लिमिट और ले लीजिए उससे, कि अगर मान लिया 11 लाख का भी पेमेंट करना पड़ जाए उस दिन, तो 1 लाख आप अतिरिक्त यूज कर सकें, और अगले दिन या शाम तक जैसे ही पैसा आपके खाते में आ जाएगा, वो पैसा तुरंत बैंक अपना वापस ले लेगा, एडजस्ट कर लेगा। ये सुविधा जो कहलाती है ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाती है। ये ठीक वैसे कि सामान्य व्यक्ति को जैसे क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा कि क्रेडिट ले लिया आपने, जैसे ही आपकी सैलरी वगैरह या जो भी पेमेंट आपके खाते में आया, आपने उसको एडजस्ट कर लिया, पेमेंट कर दिया। तो ये भी आपको साल भर के भीतर में ही करना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको साल भर से ज्यादा के लिए बैंक आपको ऋण की सुविधा नहीं देता है। लेनदार मैंने आपको पहले ही बताया, जिनसे आप उधार माल खरीदते हैं। अदत्त व्यय वह होते हैं जिन खर्चों का आप दूसरों ने आपको कोई सेवा दी, कोई सुविधा दी। मान लिया किसी वर्कर ने आपके यहाँ काम किया लेकिन आपने अगर उसकी अभी तक मजदूरी पे नहीं की, तो मजदूरी एक व्यय है, और वो ऐसा है जो अदत्त है, अभी दिया नहीं गया। तो जिसे आपने दिया नहीं वो देना पड़ेगा ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी मजदूर की मजदूरी आप साल भर के बाद दे, तो वो तो ऐसा करोगे तब तो आंदोलन पे चला जाएगा। तो आपको उसे देना पड़ेगा, 2-3 दिनों में देना पड़ेगा अगर डेली वेजर है। और अगर मंथली वेजर है, मंथली वेजेस अगर आप देते हैं, तो अगर 30 तारीख को उसने अपना मजदूरी का काम पूरा कर लिया है, तो 2, 4, 10 तारीख तक आपको हर हाल में उसका भुगतान करना रहता है। नहीं कर पाए अगर आप 10 तारीख तक, तो आपके ऊपर आदत है, फिर भी आप 1-2 महीने के भीतर तो करेंगे, मतलब साल भर के ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। तो ये अदत्त व्यय भी आपके ऊपर चालू यानी कि करंट लायबिलिटी कहलाता है। चालू माने करंट, करंट माने जो अभी का है, ठीक है, 1 साल के भीतर का करंट हो गया, लायबिलिटी तो है ही। और अनुपार्जित आय का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। अनुपार्जित आय का मतलब होता है, जैसे मान लिया आपका बिजनेस चल रहा था और बिजनेस की एक बाउंड्री वाल है फैक्ट्री की,
और फैक्ट्री के किनारे किनारे आपने कुछ शॉप्स बना दिए, और ये किनारे सड़क है, बहुत अच्छी सी सड़क है, हाईवे है, सड़क के किनारे जो आपकी शॉप्स थी ये आपने किराए पर उठा रखी है, ठीक। और मान लिया अभी महीना चल रहा है जून का, और जून के महीने में जून जून का अभी कितना तारीख चल रहा है, 18 तारीख चल रहा है, ठीक है। और मान लिया अभी 18 तारीख को आप देखते हैं कि किसी ने जून के महीने का पहले से ही किराया आपको दे दिया है, तो जून का किराया आप कमाएंगे कब? जब 30 जून हो जाएगा। जनरली जो किराया ड्यू होता है वो तब होता है जब वह व्यक्ति पूरा उस सर्विस का लाभ उठा चुका है। जो व्यक्ति आज रहने आया, अगर वो 1 महीना रह लेगा, तब उससे ये उम्मीद की जाती है कि वह पेमेंट करे। आपने किराया तब कमाया जब 1 महीना रहते हुए उसका हो गया। आप कहीं कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो जब 1 महीना आप पढ़ लेते हैं तब आपकी फीस ड्यू होती है। कॉलेज में आते हैं, आप एडमिशन लेते हैं, तो फीस आपकी ड्यू कब होती है? आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेते हैं, लेकिन जब जैसे मान लिया अगर 5 किस्तें हैं तो 2 या 3 महीने पश्चात आपको फीस देनी होती है। एक सिस्टम ऐसा होता है। तो अगर मान लिया अभी 18 तारीख है और 18 तारीख को पहले ही वह आपको अगर रेंट का भुगतान कर चुका है, तो यह आपको एडवांस में मिली हुई इनकम है। और एडवांस में मिली हुई इनकम जब तक आपने कमा नहीं ली है, तब तक आपके ऊपर एक तरह का दायित्व होता है, ठीक है। जिस तरह से आपने अगर किसी को वह सुविधा का लाभ उठा लिया और उसका भुगतान नहीं किया, ये दायित्व है। ऐसे ही अगर आपने किसी को सुविधा नहीं दी है लेकिन आपने लाभ पहले ही उठा लिया, एडवांस में अगर आपने किसी से कोई इनकम प्राप्त कर ली, कमीशन प्राप्त कर लिया, रेंट प्राप्त कर लिया, एनीथिंग अगर आपने एडवांस में प्राप्त कर लिया, दैट इज अ लायबिलिटी टू यू। चूंकि ये इसका भी एडजस्टमेंट अगले महीने हो ही जाएगा। आज अगर 18 तारीख है तो 12 दिनों में ही हो जाएगा, तो यह भी चालू नेचर का है, यानी कि 12 महीने की कम की ड्यूरेशन का। स्थायी दायित्व बच्चों वह होते हैं ऐसे दायित्व जिनका भुगतान जो है साल भर के भीतर नहीं होता, 1 वर्ष के पश्चात हो पाता है, तो वो दीर्घकालीन कहलाएंगे। यहाँ कालीन लिख गया है, कालीन करेंगे, मतलब बड़ी की मात्रा लाभ पे लगेगी। दीर्घकालीन ऋण, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन, जैसे बैंक से आपने लोन लिया और इसका भुगतान होना है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, तो ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया। ऋण पत्र मैंने आपको बताया था, जब आप जनता से ऋण लेते हैं तो इसे ऋण पत्र कहा जाता है। इनकी भी ड्यूरेशन 2 साल से, मतलब साल भर से ज्यादा ही होगी, 2 साल, 3 साल, 10 साल हो सकते हैं, ठीक। ये थे दायित्व। दायित्व 2 तरह के आपने पढ़े, कौन कौन से? चालू दायित्व और स्थायी दायित्व, ठीक है। करंट, फिक्स्ड लायबिलिटी लिखा है, इसको ज्यादा पॉपुलरली जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। फिक्स्ड लायबिलिटी ये टर्म यूज में नहीं आता है, इन्होंने लिख दिया है। आप क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज, वो लायबिलिटी जो करंट नहीं है। अस्थायी या गैर चालू भी बोलते हैं इन्हें, गैर चालू दायित्व। स्थायी दायित्व भी बोल सकते हैं, चलेगा, गलत नहीं है, लेकिन पॉपुलर जो टर्म है वो क्या है? गैर चालू दायित्व, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज। संपत्तियों की बात करें अगर, तो वे सारी वस्तुएं जिन पर किसी व्यक्ति या संस्था का मालिकाना यानी हक होता है, यानी कि स्वामित्व या नियंत्रण होता है, ओनरशिप होती है, या इनके पोजीशन में जो वस्तुएं होती हैं जिनकी ये मालिक भी हैं, वह वस्तुएं इनकी संपत्ति कहलाएंगी। ये संपत्तियां या वस्तुएं वो होती हैं जिनको व्यापार को चलाने के लिए और लाभ कमाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी? जैसे मशीनें हैं, जैसे फर्नीचर है, जैसे बिल्डिंग है, ये सब क्या है? संपत्तियों के उदाहरण, ठीक। बात समझ में आती है? तो टोटल जो संपत्तियां होंगी, अगर उनका फार्मूला निकालना हो तो ये इन्हीं फार्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन है, ऊपर वाले फार्मूलों का। टोटल एसेट लेफ्ट साइड में करिए तो क्या आएगा? टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही है, चाहे कैपिटल पहले लिखिए, लायबिलिटीज पहले लिखिए, एक ही बात है। प्लस में तो सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है। आप समझ गए होंगे कि ये वही है जो अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ करती थी, असेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो यहाँ कैपिटल का मतलब कैपिटल है ही, और वो पैसा जो आपके व्यापारी ने लगाया है बिजनेस में, ये सिर्फ धन ही नहीं होता है, ये माल भी होता है और संपत्तियां भी होती हैं। कैपिटल का मतलब है व्यापारी का खुद का पैसा, माल या संपत्ति। टोटल लायबिलिटीज का मतलब है जो आपने अन्य से, किसी से उधार लिया है। ये 6 महीने के लिए हो सकता है, साल भर के लिए हो सकता है, या साल भर से ज्यादा। साल भर से अगर कम होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? किस तरह का दायित्व बोलेंगे? दायित्व अगर साल भर से कम की ड्यूरेशन का है तो उसे क्या कहा जाएगा? स्थायी दायित्व। साल भर से कम अगर है तो उसे स्थायी नहीं कहा जाएगा, उसे अस्थायी यानी कि चालू कहा जाएगा। साल भर से अगर ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा लंबे समय के लिए जो है वही तो स्थायी होगा।
स्थायी यानी कि जो लंबे समय के लिए रहे। तो जिसकी ड्यूरेशन साल भर से ज्यादा है उसको हम स्थायी दायित्व बोलेंगे। असेट्स की हम बात करें तो यह भी दो तरह की हैं, दो क्या तीन तरह कह लीजिए। एक तो आती है स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां वह होती हैं, इनके उदाहरण पहले देखिए, जैसे भूमि और भवन है, मशीनें हैं, फर्नीचर है, कार है, ये स्थायी है। स्थायी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी नियम वही लागू है। भूमि और भवन साल भर से ज्यादा समय तक आपके बिजनेस में रहते हैं। इसी तरह से मशीनें, फर्नीचर, कार भी, इन सब की जो लाइफ है वो साल भर से ज्यादा होती है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये सब स्थायी संपत्तियां हैं। ओके। ये व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से क्रय की जाती हैं। इनका उद्देश्य पुनः विक्रय नहीं होता। अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं, भले ये कार या फर्नीचर ही क्यों ना हो, अगर आप कार और फर्नीचर या मशीनों को इसलिए खरीदते हैं कि आप आज खरीदेंगे और इनको फिर से रीसेल करेंगे, पुनः विक्रय करेंगे और ऐसा करते हुए लाभ कमाएंगे, तो ये आपके लिए स्थायी संपत्तियां नहीं होंगे बच्चों। तो ये आपके लिए माल हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, जिसमें आप लेन देन करेंगे। यस और नो? लेकिन अगर आप उन्हें व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से ले रहे हैं कि आप उनका यूज करते रहेंगे और उनका यूज करके बिजनेस करेंगे, तो वो आपकी स्थायी संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो सामान्यतः इनमें वृद्धि होती रहती है, कमी होती रहती है, ठीक है, इन्हें 1 साल से कम की ड्यूरेशन में कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, ऐसी संपत्तियां जो 1 साल से कम की ड्यूरेशन में कैश में परिवर्तित हो जाती हैं। तो या तो ये कैश हो सकती है, आपके पास जो कैश है तिजोरी में या आपके ड्रार में, है ना, या जो बैंक में जमा है, ये कैश कहलाता है। इसके अलावा अन्य भी कुछ संपत्तियां होती हैं जो साल भर के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे जो देनदार हैं, ये सारे लोग आपको भुगतान 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में कर ही देते हैं। तो ये देनदार भी क्या कहलाते हैं? ये भी अस्थायी संपत्ति, यानी कि इन्हें फ्लोटिंग एसेट भी कहा जाता है। अगर आप चाहें तो फ्लोटिंग एसेट की जगह जो इनका पॉपुलर टर्म है वो वही वाला है, करंट। आप इनके आगे लिखते हैं करंट एसेट। क्या लिखते हैं? फ्लोटिंग एसेट की जगह क्या आ सकता है? करंट एसेट। फ्लोट करने माने होता है तैरना। जैसे होता है ना, पानी पे कोई वस्तु तैरती रहती है, तो जो वस्तु तैरती रहती है वो स्थिर नहीं रहती, वो चलती रहती है। तो ये तैरना इन्हें इसलिए कहा गया कि ये लगातार बदलते रहते हैं। आज आपने किसी को माल बेचा, उसने 15 दिन बाद आपको भुगतान कर दिया, तो 15 दिन बाद ही ये देनदार कैश में कन्वर्ट हो गए। अगर किसी देनदार के ऊपर आपने बिल लिखा तो वो देनदार बिल में कन्वर्ट हो गया। बिल का भुगतान उसने 1 महीने बाद कर दिया तो कैश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ये सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो फ्लोट करती रहती हैं, अस्थायी प्रकृति की हैं। इन्हें आप करंट एसेट भी कहते हैं। कुछ संपत्तियां बिजनेस में ऐसी भी होती हैं बच्चों, जिन्हें काल्पनिक या बनावटी कहा जाता है, फिक्टिशियस कहा जाता है, जो दरअसल संपत्तियां नहीं है, लेकिन उन्हें संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। क्यों ऐसा होता है, ये बात की बात है। पहले जानने की ये होते कौन कौन से हैं। संपत्तियां तो नहीं है, लेकिन इन्हें आर्थिक चिट्ठा का जो संपत्ति पक्ष है उसमें संपत्ति मान के दिखाता है। इसमें क्या क्या, कौन कौन से आइटम्स हैं जो शामिल होते हैं? इसमें वे शामिल होते हैं जिनकी रकम जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। और चूंकि इतनी ज्यादा रकम होती है कि अगर उन्हें हम खर्चा मान करके खर्चों में दिखा दें, तो हमारा उस वर्ष का जो लाभ हानि खाता होगा उसमें हानि आ जाएगी। वो इतनी ज्यादा इनकी रकम होती है। ठीक है। तो हम एक ही वर्ष में नहीं दिखा पाते, उन्हें हम अगले कुछ वर्षों में आधी आधी मात्रा में या थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक्सपेंसेस के रूप में दिखाते हैं। तो जितना एक्सपेंस के रूप में दिखाया जा सकता है वो तो लाभ हानि खाते में जो है डेबिट साइड में दिखाते हैं, खर्चे जहां दिखाए जाते हैं। लेकिन जो नहीं दिखाया जा सकता है उसे हम काल्पनिक संपत्ति या फिक्टिशियस एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष यानी कि एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो ये बात अगर आप समझ गए हैं तो इसमें एक उदाहरण आता है प्रारंभिक व्ययों का। जब आप कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसके निर्माण में बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब बिजनेस का जब आप शुरुआत करते हैं तो निर्माण में जितना भी खर्चा आएगा उसका लाभ तो बिजनेस में आगे जीवन भर मिलेगा। तो उन खर्चों को जिनका लाभ हमें कई वर्षों तक मिलना है, उसको केवल इसी एक वर्ष में दिखा देना ये भी समझदारी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मान लिया हमने 10 हिस्से किए और 1/10 हिस्सा इस साल दिखा दिया, 9/10 हमने असेट साइड में दिखा दिया। अगले 9 वर्षों तक हम एक एक हिस्सा उसका दिखाते रहेंगे। मान लिया हमने 10 लाख खर्च किए तो 1 लाख हमने इस साल दिखा दिया और 9 लाख बचा रह गया। वो कहाँ दिखाया जाएगा? वो
असेट मान करके दिखाया जाएगा, कहाँ, असेट साइड में बैलेंस शीट के। मगर ये असेट है नहीं, है तो ये खर्चा ही। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे ना तो हम स्थायी संपत्ति बोलेंगे ना हम अस्थायी बोल सकेंगे, इसे हम बोलेंगे काल्पनिक संपत्ति। संपत्ति है नहीं, हमने उसकी कल्पना कर ली कि वो संपत्ति है, और उसका ट्रीटमेंट भी हम वैसे ही करते हैं जैसे कि संपत्तियों का करते हैं। तो इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल भी कहते हैं, फिक्टिशियस असेट कह लीजिए, आर्टिफिशियल ज्यादा नहीं ठीक है, फिक्टिशियस असेट्स इन्हें कहा जाता है, दिखाते इन्हें हम असेट साइड में ही है। ठीक। कुछ और संपत्तियां हैं, संपत्तियों के जैसे आपने दायित्व में पढ़ा था, दायित्वों के केवल दो प्रकार थे, चालू दायित्व और स्थायी दायित्व। लेकिन संपत्तियों में स्थायी और चालू तो हो गया, इसके बाद में काल्पनिक भी हो गया। एक और नया है नाम संपत्तियों में, एक और कैटेगरी है, उसे हम बोलते हैं अदृश्य संपत्ति। ऐसी संपत्ति जिसे आप देख नहीं सकते। अभी हम शुरुआत में पढ़ रहे थे ना, गुडविल, ख्याति। तो ख्याति जो चीज है, ख्याति क्या है, किसी भी बिजनेस की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता है, जिसके नाम पर दो दुकानदार जो आसपास हैं, अगल बगल में हैं या आमने सामने हैं, वह दुकानदार में से एक दुकानदार के यहाँ ज्यादा ग्राहक रहते हैं, वो ज्यादा विक्रय करता है, ज्यादा लाभ कमाता है। ये उसकी ख्याति की वजह से होता है, गुड नेम जो उसका है उसकी वजह से। तो जब ज्यादा विक्रय होगा तो वो ज्यादा लाभ कमाएगा। तो गुडविल क्या है, अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता गुडविल है। और ये एक उदाहरण है अदृश्य संपत्तियों का। क्या आप गुडविल देख सकते हैं किसी दुकानदार की, कि भाई दिखाओ तुम्हारी गुडविल कैसी लगती है? गुडविल नहीं देखी जा सकती। किसी अगर टीचर का, किसी अगर प्रोफेशनल का अगर नाम बहुत ज्यादा, किसी डॉक्टर का अगर बहुत ज्यादा नाम है, तो क्या उसका नाम कहीं आप देख सकते हैं कि इसकी गुडविल कैसी दिखती है? उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये दिखी नहीं जा सकती, अदृश्य है। इसे आप अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं प्रभाव में। प्रभाव क्या है, लाभ बढ़ जाता है। ठीक है, अदृश्य संपत्ति। इसका सामान्य रूप से बाजार में आप क्रय विक्रय नहीं कर पाते, सामान्य रूप से नहीं कर पाते, विशेष कुछ परिस्थितियां हैं उनमें करते हैं। वो कौन सी होंगी वो हम बाद में पढ़ेंगे, परिस्थितियां कौन सी होंगी वो हम बाद में पढ़ेंगे। अंतिम एक और कैटेगरी है लिक्विड असेट, तरल संपत्तियां। तरल संपत्तियां बच्चों वह होती हैं जो बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाना मतलब जैसे आपका बैंक खाते में ही जो पैसा जमा है, जब चाहे तब निकाल लीजिए। बिल्स रिसीवेबल, जो आपके बिल हैं, अगर दर्शनी बिल है, दर्शनी बिल का मतलब होता है बिल एट साइट। आपने किसी पर बिल लिखा है और उसमें आपने 2 महीने बाद भुगतान कीजिए ऐसा नहीं लिखा, आपने लिखा कि ऑन डिमांड या दर्शन पर, ऑन साइट, पे दिस मच मनी ऑन साइट टू मी और माई ऑर्डर। ठीक है, यानी कि बिल देखते ही आप मुझे इसका भुगतान कीजिए। तो आप ऐसा बिल लेकर के पहुंचेंगे और आपको तुरंत उसका भुगतान मिल जाएगा। ये सब तरल संपत्तियों में आते हैं। ठीक है, विविध देनदार यानी कि आपके सैलरी डेटर्स, विविध और कुछ नहीं है, डेटर्स ही है ये। डेटर्स माने देनदार, विविध माने ढेर सारे, जो डिफरेंट एक साथ हैं जो। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए हैं क्या? दायित्व और संपत्तियां और पूंजी समझ में आई सारे बच्चों को? यस सर। दिव्या, दिव्या को देख रहा हूँ, शायद दिव्या गांव में है, बहुत बढ़िया बैकग्राउंड पीछे का आ रहा है, गांव की हरियाली वगैरह। दिव्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके गुड। सो इतनी बातें आपने समझ ली, कुछ और आइटम है जिन्हें हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो एक दो और बता देते हैं। आगम मैंने आपको एक दिन बताया था, आगम का मतलब होता है व्यापारिक लेन देन के कारण व्यापारी की पूंजी में जो वृद्धि होती है वह आगम कहलाती है। अब इससे तो आपको अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा। मैं आपको बताता हूँ, आगम को अंग्रेजी में रेवेन्यू बोलते हैं, और वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय के उपरांत आगम आती है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ना कि जब आप माल बेचते हैं तो जो आपको मिलता है बदले में, वही आगम होता है, जो उसका सेल्स प्राइस कह लीजिए, सेल्स वैल्यू के। ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय के उपरांत आगम होती है, और ये जो आगम होती है इससे आपकी संपत्तियां बढ़ती हैं। इसका उदाहरण क्या है, जैसे विक्रय से आपको प्राप्त राशि हुई है, आपने विक्रय किया और आपको अमाउंट जो मिली वो आपका आगम है। ये कैश में ही हो ये जरूरी नहीं, आपने कैश सेल किया या क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल माने उधार सेल, दोनों ही स्थितियों में आपको आगम आता है, वो मिले आपको चाहे जब। कमीशन अगर मिला है तो यह भी आगम आपके लिए है। ठीक है, बात समझ में आती है? अच्छा, वे जो है ये क्या होते हैं, आप चाहते हैं कि जो है आपकी आय हो, इनकम हो, तो इनकम के लिए आप जो
इनकम कमाने के उद्देश्य से जो वस्तुएं या जो सेवाएं आप खर्च कर देते हैं उस इनकम को कमाने के लिए, उनकी लागत जो है वो व्यय कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने कोई कोचिंग खोली, मान लेते हैं आपने कोई बुटीक खोला, तो उसके लिए आपने उसे किराए पर लिया, एक बिल्डिंग किराए पर ली, कुछ सामान आपने उसमें लगाया, तो ये सब आपके लिए खर्चे हैं, किराया भी खर्चा है, जो सामान आप लगाएंगे वह भी खर्चा है, अगर कोई कर्मचारी वहां रखेंगे तो उसकी सैलरी भी खर्चा है। ठीक है, तो ये सब व्यय है। व्यय के परिणाम स्वरूप व्यापार की पूंजी में कमी होती है, आगम के परिणाम स्वरूप आपकी संपत्ति बढ़ती है। ठीक है, आपने पीछे बढ़ा था। आगम और इनकम ये दोनों एक जैसे लगते हैं, आगम माने रेवेन्यू, आय माने इनकम, लेकिन है ये भिन्न भिन्न। माल जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह आगम है, और बेचे गए माल की लागत को व्यय कहते हैं। जब आप आगम में से व्यय को घटा देते हैं तो जो बचता है वही आय है आपकी, वही इनकम है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्रय क्या होता है? क्रय का मतलब होता है माल जिसे आप विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदते हैं, वह क्रय कहलाता है। ठीक है, आप माल नकद खरीद सकते हैं तुरंत पैसा दे करके, या बाद में अगर पैसा देते हैं तो उधार क्रय कहलाता है। क्रय की गई जो कुल राशि है उसमें से जो आपने वापस कर दिया है, अगर उसे घटा दें तो इसे शुद्ध क्रय बोलते हैं। अगर उसमें व्यापारी अपने, मान लिया आपने 1000 यूनिट खरीदी और 10 यूनिट आपने अपने घर के लिए आरक्षित कर ली, तो उसे ड्राइंग्स कहा जाएगा। निजी उपयोग में आपने माल ले लिया, उसे आहरण बोलते हैं, तो यह भी घट जाएगा। यानी कि कुल क्रय की गई राशि में से आप क्या करेंगे, क्रय वापसी घटा देंगे, और उसके बाद में आप ड्राइंग्स भी घटा देंगे, तो जो बचेगा उसे शुद्ध क्रय कहा जाएगा। ठीक है, नेट परचेजेस कहा जाएगा। विक्रय आप जानते ही हैं कि जो माल आपने खरीदा था उसका वह हिस्सा जो आप किसी को बेच देते हैं वह विक्रय कहलाता है। ये नकद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। ठीक है, उधार विक्रय होगा तो उसे क्रेडिट सेल कहा जाएगा, नगद खरीदेंगे, नगद बेचेंगे तो उसे कैश सेल कहा जाएगा। माल बिक्री अधिनियम 1930 है भारतवर्ष में, यानी कि सेल्स गुड्स एंड सेल्स एक्ट था 1930। अभी वो तो बदल गया, अभी तो जीएसटी लागू है भारतवर्ष में। तो उसकी धारा 4 थी जिसमें कहा गया था कि विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अनुसार विक्रेता एक निश्चित मूल्य के लिए माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है। माल हमारा है, हमने एक निश्चित मूल्य आपसे ले लिया, और वो मूल्य मिलते ही हमने वह जो माल था वह आपको ट्रांसफर कर दिया, यही विक्रय कहलाएगा। ठीक है, आपके लिए आप खरीद रहे हैं तो ये क्रय होगा, हमारे लिए ये विक्रय होगा। ठीक है, रहतिया पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होता है रहतिया? वह होता है कि जो माल आपने खरीदा था जो बिका नहीं है, बिना बिका हुआ माल है, उसी को रहतिया कहा जाएगा, स्कंध कहा जा सकता है, या इसी को स्टॉक बोलते हैं। रहतिया का की एक खासियत होती है, ये पॉइंट बहुत कॉमन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है कि रहतिया जो है उसका लागत मूल्य यानी कि जितने पे आपने उसे खरीदा था, और बाजार मूल्य जिस पे आपने उसे अभी बेच सकते हैं, दोनों में से जो कम होता है उसी पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, समझ में आता है? ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दो तरह का होता है, डिटेल में हम इसे बाद में जान लेंगे। साल की शुरुआत में जो स्टॉक की कीमत होती है ओपनिंग स्टॉक, साल के आखिर में जो बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की कुछ बातें आपने पढ़ी, आगे की जितने भी टर्म है वो सब आप पढ़ेंगे। लेखांकन की सूचनाएं जो होती हैं, इनके यूजर्स कौन होते हैं, इसकी भी एक रीडिंग आपको करनी रहेगी आज। ठीक है, जरूर करिए, और इनमें कोई भी टर्म जो नहीं आएगा उसे अंडरलाइन करना है और पूछना रहेगा। ओके, बात समझ में आती है सभी को? अभी कोई कुछ पूछना चाहेगा? आज नोट्स जो बनाएंगे, जितना मैंने पढ़ा दिया है उनके नोट्स बनाएंगे। कहाँ तक? रहतिया तक। ठीक है, इसके आगे की रीडिंग करेंगे, जो चीज नहीं समझ में आएगी वो आपको अंडरलाइन